नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या वो दोस्त हमारे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, जो वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। सो आई होप दोस्तों आप सभी का रिज़ल्ट अच्छा हो और आप सभी को वो सीट मिले जिसके लिए आपने प्रिपेयर किया है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ऑलरेडी दोस्तों हमारी टीम ऐसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर काम कर रही है, जिसके वीडियोस दोस्तों आपको अक्सर हमारे चैनल के ऊपर मिल जाते हैं। एंड आई होप दोस्तों आप सभी को वो वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपने दोस्तों कोई भी टॉपिक इन केस नहीं देखा है, देन डू चेक आउट द वीडियोज़, डू चेक आउट द चैनल, जिस पे दोस्तों हम नर्सिंग से जुड़े सभी टॉपिक्स लाने की कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, जिससे कि ईजिली दोस्तों आप प्रिपेयर कर पाएँ अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को, या फिर ओवरऑल दोस्तों अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पर भी नर्सिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तब भी दोस्तों आपको ये हमारे टॉपिक हेल्पफुल हो। तो जैसा कि दोस्तों हर बार की तरह हम आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन लेकर आते हैं, एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं। दोस्तों ऐसे ही इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि दोस्तों एम्स जैसे एग्ज़ाम में कॉमनली रिपीट होते हैं। अब दोस्तों टॉपिक क्या है आज का हमारा? तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग एजुकेशन। अब नर्सिंग एजुकेशन ऑल्दो दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिल ही जाते हैं। और अक्सर दोस्तों क्योंकि इस टॉपिक को हम इतना सीरियस नहीं लेते हैं, तो दोस्तों इससे आने वाले क्वेश्चन को हम मिस कर जाते हैं और जो मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकते थे शायद वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो आज के दोस्तों वीडियो में हम आपके लिए जो एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, वो एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस दोस्तों आपका एक टॉपिक होता है जो कि आपको नर्सिंग एजुकेशन के अंदर देखने को मिलता है, और इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। इन केस दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के ऊपर और आप अपडेटेड रहेंगे लेटेस्ट नर्सिंग नॉलेज से, या फिर मोस्ट अपडेटेड नर्सिंग नॉलेज से। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जो कि आपसे पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस इन नर्सिंग एजुकेशन। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज़ टू। अब दोस्तों इंडियन नर्सिंग काउंसिल का फंक्शन किस चीज़ को करने के लिए होता है? तो ऑप्शन है अरेंज फॉर यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेजेस इन रिस्पेक्टिव स्टेट, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स कंडक्टेड बाय नर्सिंग कॉलेजेस, मेक पॉलिसीज फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस रिक्रूट एंड नर्सिंग पर्सनल इन हॉस्पिटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेक पॉलिसीज फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस रिक्रूटमेंट। तो ऑप्शन दोस्तों जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि क्या फंक्शन होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का दोस्तों जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पॉलिसीज़ को बनाना नर्सिंग एजुकेशन के लिए और प्रैक्टिस रिक्रूटमेंट के लिए। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, इन इंडिया फर्स्ट एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन आरएके कॉलेज इन द ईयर। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया इंडिया में दोस्तों जो पहला एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम था जो कि आरएके कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों वो स्टार्ट हुआ था 1959 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि TNAI वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। यानी कि दोस्तों जो ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन है इंडिया का, वो किस साल में फॉर्म हुआ था, यानी किस साल में दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी या गठन हुआ था? ऑप्शन है 1928, 1947, 1908 या फिर 1890। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1908। 1908 में दोस्तों TNAI जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका दोस्तों फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज यानी कि ICN वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। यानी कि दोस्तों ICN किस साल में एस्टैब्लिश किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज 1899। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों सिमिलर आपको ईयर देखने को मिलेंगे 1869, 1928, 1905। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, जब कई बार आपको एक ईयर दे दिए जाते हैं कि आपको इनमें से सही ईयर को बताना है, तो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ईयर सही है, स्पेशली अगर ईयर मिलते जुलते हों या एक जैसे हों दिखने में।
तो ऐसे में आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन से ईयर में वो चीज़ हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया आपका ऑप्शन बी 1899, यानी कि आईसीएन दोस्तों जो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1899 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट ईयर बेसिक बैचलर डिग्री प्रोग्राम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया पहला 4 साल का बेसिक बैचलर डिग्री नर्सिंग प्रोग्राम कौन से साल में शुरू हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी 1946। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था ये ब्रिटिश एरा में शुरू किया गया था, यानी कि 1946 तक हमें फ्रीडम नहीं मिला था एंड बिफोर इंडिपेंडेंस दोस्तों ये प्रोग्राम शुरू किया गया था इन इंडिया। तो 1946 जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज यानी कि आईसीएन इज हेडक्वार्टर्ड इन, यानी कि दोस्तों आईसीएन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है। ऑप्शन है जिनीवा, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिनीवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों आईसीएन का हेडक्वार्टर है। तो ये भी दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है द नर्स लीन टुवर्ड्स द पेशेंट इन द कम्युनिकेशन टू। अब ठीक है, अब नर्स जो है दोस्तों वो लीन करती है पेशेंट की तरफ किस टाइप की कम्युनिकेशन में। मेंटेन आई कांटेक्ट, टू कंफर्ट द पेशेंट, शो जेन्युइन इंटरेस्ट या फिर शो कर्टेसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया शो जेन्युइन इंटरेस्ट, यानी कि एक्चुअली आप जो है टेक केयर करते हैं पेशेंट की, आप उसको ऐसा नहीं कि आप दूर से भाग रहे हैं या दूर से बस उसको एक एडवाइस दे दिया या उसको समझा दिया कि आपको क्या करना है। यू एक्चुअली केयर अबाउट द पेशेंट, और आप जो है जब आप ऐसा तभी करते हैं जब एक्चुअली आप उसमें इंटरेस्ट अपना शो करते हैं, लाइक केयर गिविंग में आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो आप हल्का सा बैंड हो जाते हैं टुवर्ड्स द पेशेंट जस्ट टू शो द जेन्युइन इंटरेस्ट। तो इसका सी जो है दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, सिंपल क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन है फ्रेजेस, जेस्चर्स, इंफॉर्मेशन या फिर वर्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जेस्चर। अब जेस्चर क्यों, क्योंकि हम बात करें नॉन वर्बल। अब इससे पता चल जाता है आपको नॉन वर्बल यानी कि वर्बल है ही नहीं, वर्बल यानी कि सेंस वर्ड उसमें है ही नहीं। सो जेस्चर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसमें वर्ड नहीं होते हैं। इन्फॉर्मेशन में भी वर्ड है, वर्ड इटसेल्फ अ वर्ड, एंड फ्रेजेस में भी दोस्तों वर्ड ही होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कम्युनिकेशन फेज दैट इज फैसिलिटेटेड बाय नॉलेज ऑफ द पेशेंट इज नोन एज। दोस्तों जो कम्युनिकेशन फेज होता है जिसको फैसिलिटेट किया जाता है पेशेंट की नॉलेज से, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मैसेज हर्ड, थिंकिंग ऑफ मैसेज, डिकोडिंग द मैसेज या ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी डिकोडिंग द मैसेज। यानी कि जब आपको एक मैसेज दिया जाता है आप उसको मैसेज समझकर, यानी कि उस बात को आप समझकर अंडरस्टैंड करते हैं तो वो हो जाता है आपका डिकोडिंग द मैसेज। तो जैसा कि आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं द कम्युनिकेशन फेज यानी कि वो कौन सा फेज होता है जहाँ पर नॉलेज जो है वो फैसिलिटेट की जाती है पेशेंट की, ठीक है, पेशेंट की नॉलेज को समझा जाता है, यानी कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है ये आप समझने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है डिकोडिंग द मैसेज, यानी कि ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है ऑल आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट, इनमें से सभी दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन वो कौन सा एलिमेंट है जो कि इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। तो सेंडर एंड रिसीवर, रेफरेंट एंड मैसेज, चैनल एंड फीडबैक, टाइम एंड एनवायरनमेंट का कोई भी कनेक्शन नहीं है कम्युनिकेशन से। देयर इज नो पॉइंट या देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ टाइम एंड मैनेजमेंट विद कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है हेल्थ एजुकेशन बाय नर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी टर्म्ड एज, यानी कि अगर एक नर्स का एक ग्रुप को दोस्तों समझाने की कोशिश कर रही है, हेल्थ को लेकर एजुकेट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। तो वो दोस्तों स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा। स्मॉल ग्रुप क्यों है दोस्तों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विद इन द स्पेस, यानी कि एक शॉर्ट या एक छोटी सी जगह पर पेशेंट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका स्मॉल ग्रुप। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल्स टू कम्युनिकेट द रिसीवर मीन्स, ठीक है, यानी कि मैसेज को जब आप रिसीव करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं वर्बल या फिर नॉन वर्बल सिंबल में कम्युनिकेट करने के लिए, जो भी आप रिसीव करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे। एनकोडिंग, डिकोडिंग, चैनल या फिर फीडबैक, और ये हो जाएगा दोस्तों एनकोडिंग, यानी कि जो आप अपनी ओर से भेज रहे हैं दूसरे के लिए कि वो उसको समझे। अपनी ओर से जब भी आप किसी चीज़ को भेजते हैं वो एनकोडिंग होता है,
जबकि दूसरा उस चीज़ को रिसीव करता है तो वो डिकोडिंग होता है। तो इट्स सिंपल एज दैट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एस्पेक्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, वोकैबुलरी, पोस्चर्स, आर्ट एंड म्यूजिक, या फिर मैसेज विद इन मैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वोकैबुलरी। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में दोस्तों जो एस्पेक्ट होता है वो होता है वोकैबुलरी, यानी कि शब्दों की नॉलेज, शब्दों की जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसको हम कहेंगे वोकैबुलरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड, यानी कि दोस्तों कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, एक्सप्लोरिंग, फोकसिंग, या फिर समराइजिंग। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है दोस्तों वो एक बैरियर का काम करता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कैसे बैरियर का काम करता है, जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एक साथ शेयर कर देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को समझने में दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें मेमोराइज नहीं कर पाता है या याद नहीं रख पाता है, जिसके चलते क्या होता है वो एक बैरियर का काम करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, लेकिन लगातार आपने 5-6 मिनट तक उस चीज़ को बता दिया, तो उससे क्या हुआ, व्यक्ति जो है वो समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअली उसको किस चीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक ही साथ में शेयर कर दिया उसको, और व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया इस चीज़ को डिकोड कर पाना कि उसे किस पॉइंट से शुरू करना है, किस पॉइंट पर ख़त्म करना है, बिकॉज देयर वाज टू मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी क्या करता है दोस्तों, एक बैरियर का काम करता है कम्युनिकेशन में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैट्रिक्स फॉर ऑल थॉट एंड रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन सेड बाय। अब ये स्टेटमेंट दोस्तों किसने दिया है, विलियम स्कॉट, मरे एंड जेंटनर, जी ब्राउन, या फिर WH न्यूमैन। तो इसको दिया है दोस्तों मरे एंड जेंटनर ने। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंडर्स मैसेज इज। ठीक है, मेंटल प्रोसेसिंग मैसेज की क्या होती है, और साथ ही साथ सेंडर का जो मैसेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उसको जब आप समझ जाते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है अ टेक्निक वेयर बाय टू रिपीट द मेन मैसेज द क्लाइंट हैज़ एक्सप्रेस्ड इज। वो टेक्निक कौन सी होती है दोस्तों, जहाँ पर जो है मेन मैसेज को आप रिपीट करते हैं, जिसको क्लाइंट जो है वो समझ जाता है, या क्लाइंट ने जिसको एक्सप्रेस किया है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों लिसनिंग, क्लैरिफिकेशन, रीस्टेटिंग, या फिर रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग क्या होता है दोस्तों, दोबारा से आप उस चीज़ को बताते हैं या उस चीज़ को शेयर करते हैं, तो वो हो जाता है आपका रीस्टेटिंग। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है इफ अ पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विद हिज फ्रेंड ऑन टेलीफोन इज रिफर्ड एज। अब इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इस कम्युनिकेशन को कौन सा टाइप बोलेंगे, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मीडिया कम्युनिकेशन, या फिर मास कम्युनिकेशन, एंड दैट विल बी इंटरपर्सनल। जब 1 to 1 दो लोग बात कर रहे होते हैं दोस्तों, वो हो जाता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। मीडिया कम्युनिकेशन होता है जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बात कर रहे होते हैं। मास कम्युनिकेशन होता है बहुत बड़ी पब्लिक से आप बात कर रहे हैं, और वहीं इंट्रापर्सनल हो जाता है दोस्तों खुद में आप अपने आप में बात कर रहे हैं, यानी मन में आप सोच रहे हैं या खुद से आप बात कर रहे हैं, दैट विल बी इंट्रापर्सनल। आगे दोस्तों पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय प्रोफेशन और ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड इज नोन एज जार्गन। दोस्तों बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और डिफरेंट नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। इनफैक्ट मैंने दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन देखा है। तो जार्गन क्या होता है दोस्तों, जार्गन एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पर आप खुद की अपनी एक कोडिंग लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, जहाँ पर आप आपस में बात करते हैं उस कोडिंग लैंग्वेज में, जिससे कि बाहर का जो भी व्यक्ति है वो उस लैंग्वेज को ना समझ पाए और आप लोग क्या बात कर रहे हैं वो पिक ना कर पाए। उससे क्या होता है, आप लोगों के लिए डिस्कस करना ईजी हो जाता है किसी भी टॉपिक को उनके सामने। तो ऐसी जो लैंग्वेज होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं जार्गन। जार्गन इसको आप बोल सकते हैं। हर जगह की दोस्तों अपनी ये डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जैसे हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको जार्गन जो है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि क्लाइंट के सामने या अपने जो कस्टमर है उनके सामने दोस्तों वो उस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस तरह की लैंग्वेज को वो डेवलप कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एन ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑरल स्टिमुली इज नोन एज। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर ऑरल जो स्टिमुली है उसको आप रिसीव करते हैं,
ऑप्शन है लिसनिंग, हेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लिसनिंग। ठीक है, ओरल स्टिमुली को दोस्तों रिसीव करने के लिए लिसनिंग का काम किया जाता है। लिसनिंग और हेयरिंग में डिफरेंस क्या होगा अगर हम इसको समझें, जैसे कि आप हेयरिंग भी देख पा रहे हैं। लिसनिंग होता है दोस्तों ध्यान से सुनना, जब वहाँ पर आपका फोकस जो है वो सामने वाले व्यक्ति की बातों पर होता है या उसके वर्ड पर होता है। हेयरिंग एक इसी तरीके का हो गया जैसे आप काम में लगे हुए हैं और आपको आवाज़ें आ रही हैं, अपने बैकग्राउंड में जो भी काम हो रहा है आपके आसपास में, वो होता है हेयरिंग। लेकिन किसी चीज़ को ध्यान से सुनने को दोस्तों हम बोलते हैं लिसनिंग। अंडरस्टैंडिंग समझना होता है, वो आप देख कर भी समझ सकते हैं, महसूस करके भी समझ सकते हैं, फील करके भी समझ सकते हैं, सुनकर भी समझ सकते हैं। स्पीकिंग ऑब्वियसली बोलना होता है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग का कोई भी सेंस नहीं होता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स टू। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में दोस्तों इनकोड का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट कोडेड लैंग्वेज इनटू मीनिंग, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड, infer the jargons या फिर analyze the code, and that is option B, translate ideas into a code। अब into a code से दोस्तों हमारा मतलब है वर्ड से। ठीक है, आपके मन में कोई थॉट आया, उस थॉट को जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, बोलकर उसे जब आप बाहर निकालते हैं तो दोस्तों वो आप उसको करते हैं एनकोड। आपने उसे एनकोड कर दिया, यानी कि आपने उसे लिफाफे में पैक कर दिया। अब लिफाफे को पैक करके आपको उसे भेजना होता है। जब आप उसे भेज देते हैं, दूसरा व्यक्ति उसे रिसीव करता है, उसे खोलता है, उसे पढ़ता है, तो वो क्या करता है, वो उसे करता है डिकोड। तो एनकोड और डिकोड में दोस्तों ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल टर्म्स होते हैं, अगर आप इनको एक दो बार समझते हैं तो आपको फिर ये ईजिली समझ में आ जाते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ट्रांसलेट आइडिया इनटू अ कोड। ट्रांसलेट से यहाँ पर मतलब हमारा है कि जो भी आपके मन में थॉट आया है उसको जब आप बोल देते हैं या उसको जब आप लिख देते हैं तो उसको आप ट्रांसलेट करने का काम कर रहे हैं, यानी कि आप उसे एक फॉर्म दे रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का साइन है या एग्जाम्पल है? इसमें ऑप्शन है दोस्तों वर्नाकुलर लैंग्वेज, स्माइल, जार्गन या फिर स्लैंग, एंड द ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, स्माइल में किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, इट इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेस करके आप एक नॉन वर्बल कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं दूसरों के साथ में। तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। जार्गन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्लैंग क्या होता है? ऐसे वर्ड होते हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में बोलते हैं, लेकिन किताबों में आपको ये शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं या प्रोफेशनली ये शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। स्लैंग को दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, स्लैंग वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपने दोस्तों के साथ में बात करते हैं या हम अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं या ऐसे लोगों की बात करते हैं जहाँ पर हमें किसी भी तरीके की सोच विचार नहीं करना होता है कि मैं ये बोलूँ या ना बोलूँ। तो वो हो जाता है दोस्तों आपका स्लैंग लैंग्वेज, जहाँ पर आप फ्रीली बात करते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये वर्ड आपको बोलना चाहिए या नहीं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द वन हु रिसीव द मैसेज इज नोन एज। अब उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे जो मैसेज को रिसीव करता है? तो इसके बारे में ऑलरेडी हम 3-4 बार बात कर चुके हैं। उस व्यक्ति को हम बोलेंगे डिकोडर। ठीक है, एनकोडर होता है दोस्तों जो भेजता है, डिकोडर होता है जो रिसीव करता है, कम्युनिकेटर होता है जो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर हम रिसीव की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिसीव की। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक पूरा प्रोसेस होता है रिसीव करने से लेके सेंड करने से लेके रिसीव करने तक का, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। और मीडिएटर दोस्तों एक माध्यम होता है जो कि उस कम्युनिकेशन को पूरा कराता है। तो जैसे मीडिएटर के तौर पर आप फ़ोन को देख सकते हैं। अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो मीडिएटर जो है दोस्तों वो फ़ोन है, यानी फ़ोन के थ्रू वो बात कर रहे हैं। या फिर अगर 1 to 1 दोस्तों बात कर रहे हैं आमने सामने, तो जो इन्वायरमेंट है या जो आप बोल सकते हैं स्पेस है दोस्तों, वो मीडिएटर का काम कर रहा है, क्योंकि वॉइस जो कहीं ना कहीं ट्रैवल जो करती है दोस्तों वो एयर में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, वैक्यूम आप बोल सकते हैं वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो वैक्यूम भी कहीं ना कहीं वो मीडिएटर का काम ही कर रहा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मीडिएटर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जिसमें हमने बात की नर्सिंग एजुकेशन में एक पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट कम्युनिकेशन के बारे में। साथ ही दोस्तों उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको हेल्पफुल लगे होंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है दोस्तों। यानी MCQs के पैटर्न से अगर हम बात करें, MCQs को ध्यान में रखते हुए, तो वीडियो थोड़ा ये
जो टॉपिक है दोस्तों ये लंबा है, जिसमें हम अगली वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। डिटेल में दोस्तों उन एमसीक्यूज़ को समझेंगे, जिससे कि आप इजीली उन्हें समझ पाएँ और आने वाले एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट कर पाएँ और मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएँ। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।